हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल इश्यूज के बारे में। जगन साहब और रमना साहब जो हैं उनके बीच में जो लीगल इश्यूज हैं, इस समय बैटल्स हैं, उसके जो लीगल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं, सेंटर का रोल यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो मैंने इस पर एक वीडियो डाला है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, रेड्डी साहब हैं, उन्होंने प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सेकंड इन कमांड कह सकते हैं, जस्टिस रमन्ना, उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं करप्शन के। अब इशू ये बनता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या आते हैं, क्या क्या इशू बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने ना सिर्फ इनके ऊपर चार्ज लगाए हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू को, बेसिकली इनके ऊपर जो चंद्रबाबू नायडू ने जो करप्शन किए हैं, करप्शन के जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं, उससे बचाने के लिए वहां पर जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, इनके ऊपर भी इन्होंने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। अब पॉइंट यहां पर ये बनता है कि आखिर ये रिमूवल जो प्रोसेस है वो कैसे काम करेगी। इम्पीचमेंट हो सकता है, हालांकि इम्पीचमेंट वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल के लिए। यहां पर सिंपली हम रिमूवल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, ये हम प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो प्रेजेंटली यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि वो बोबडे साहब हैं, यदि ये चाहते हैं कि इनके ऊपर इन हाउस इंक्वायरी बिठाई जाए, तो इन हाउस इंक्वायरी बिठाकर ये एक जज इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत ये इन हाउस इंक्वायरी बिठा सकते हैं और इसके अंतर्गत ये स्टडी करवा सकते हैं क्या इन्होंने वाकई ये गलतियां की हैं। यदि इन हाउस इंक्वायरी इसको सही पाती है, तो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी जो है पार्लियामेंट को क्लीन चिट दे, पार्लियामेंट को कह सकती है कि आप इनके अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करिए, या तो इन्हें क्लीन चिट दे सकती है। यदि इन केस ये नहीं होता, यदि ये क्लीन चिट दे देते हैं, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी जो है ये इनको, रमना साहब को क्लीन चिट दे देती है, तो यहां पे जगन साहब के पास क्या पॉसिबिलिटी है, जगन साहब के पास क्या, इनके पास क्या रोल ये प्ले कर सकते हैं, उसके बाद इनके पास क्या चॉइस रहती है। तो देखा जाए तो चॉइस ये है कि किसी भी जज को रिमूव करने के लिए 100 मेंबर्स लोकसभा के, यदि आप लोकसभा इनिशिएट करना चाहते हैं, या 50 मेंबर राज्यसभा के इनिशिएट करेंगे रेजोल्यूशन को, एक नोटिस देंगे, फर्स्ट नोटिस, और इस नोटिस को यदि उस हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा के हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन, यदि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रोसेस आगे होगी, इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी। लेकिन यदि वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, तो मामला वहीं पे शांत हो जाएगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए इन केस यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, चाहे लोकसभा में स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, या तो चेयरमैन मतलब राज्यसभा के चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं, यदि ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इन्हें बनाना पड़ेगा 3 मेंबर कमेटी। अब ये 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डिपेंडिंग अपॉन हिज चॉइस, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो 3 लोग यहां पर, 3 लोगों को इस कमेटी का ये मेंबर बनाएंगे, इंक्वायरी कमेटी को। इंक्वायरी कमेटी यदि पाती है कि इन्होंने गलत किया है, इफ इंक्वायरी कमेटी फाइंड्स हिम गिल्टी, तो उसके बाद वो इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट को अलाउ कर देगी कि हां फर्दर प्रोसेस आप चलाएं। यदि इंक्वायरी कमेटी यहां पर रिजेक्ट कर देती है, जितने भी चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं, तो वहीं पर ये मामला शांत हो जाता है, मतलब आगे कुछ भी नहीं हो सकता। आगे यहां पर यह है कि द रिमूवल ऑफ जज, इसके बाद यदि इंक्वायरी कमेटी बोल भी देती है कि हां ठीक है इन्होंने गलती की है, उसके बावजूद भी ये सारा का सारा पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। यदि पार्लियामेंट जज को गिल्टी मानकर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन को पास करता है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से, तभी जाकर ये इनको हटाया जा सकता है। यदि पार्लियामेंट यहां भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं करता, वो भी सेपरेटली, लोकसभा में 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से, तो आप समझ सकते हैं 2/3 बहुमत से ऐसे रेजोल्यूशन को पास करना इतना आसान होता नहीं है कि लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए। तो जज का रिमूवल एज सच इतना आसान होता नहीं। बट इन केस यदि पास हो जाता है तो फिर बात बनेगी, यदि इन केस पास नहीं होता तो बात अलग होगी। क्योंकि मामला यहां पर एलिगेशन सिर्फ एक जज के ऊपर नहीं, कई सारे जजेस के ऊपर लगे हुए हैं, तो कई सारे जजेस को हटाना इज क्वाइट लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क।
कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है, आइए थोड़ी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये प्रोविजन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यदि हम आर्टिकल 121 की बात करें तो यहां पे बोला गया है कोई भी डिस्कशन, नो डिस्कशन विल टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किसी जज के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की किसी भी कंडक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव, यदि ऐसा होता है कि उनके अगेंस्ट में यदि आप रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट कर रखे हैं, दैट्स डिफरेंट वन। उसके अलावा आप पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 121 इसके बारे में बोलता है। मतलब यदि प्रोसेस आप इनिशिएट कर दे तभी आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं डिस्कस कर सकते। इट इज डायरेक्टली रिटन इन द आर्टिकल 121, मीन्स नो डिस्कशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ एनी जज इन द पार्लियामेंट अबाउट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। ठीक है। नाउ यहां पे देखा जाए आर्टिकल 122 में एक और प्रोविजन लिखा हुआ है, जहां पे यह भी लिखा हुआ है कि कोर्ट भी कोई भी ऐसा डिस्कशन, कोई भी ऐसी इंक्वायरी नहीं करेंगे जो पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग में से जुड़ा हुआ हो। ठीक है। पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग की वैलिडिटी पे कभी इंक्वायरी नहीं करेंगे। मतलब कोर्ट और जो पार्लियामेंट है वो एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे। हालांकि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका नाम है आर्टिकल 50। आपको आर्टिकल 50 की जरूर याद आई होगी। यहां पे बोला गया था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। वेल, आर्टिकल 211 में भी ऐसे प्रोविजन दिया हुआ है। यहां पर बात की गई स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, विधानसभा की बात की गई है कि विधानसभा में किसी भी जज के कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो। तो जग्गन साहब की बात करें तो जग्गन साहब ने ये डिस्कशन विधानसभा के अंदर नहीं किया। उन्होंने ये जो डिस्कशन है ये प्रेस ब्रीफिंग में किया है, बहुत सारी जगह किया, लेकिन ये विधानसभा में नहीं किया। तो यहां पर आर्टिकल 211 को इन्होंने वायलेट नहीं किया। इवनली आर्टिकल 212 में यही बोला जाता है कि जज जो है वो भी स्टेट असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वहां पर किसी भी डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई भी स्क्रूटिनी नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्टेट असेंबली के अंदर जो हो रहा है, प्रोसीडिंग हो रहा है, वहां पर कोई भी जज इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये दो आर्टिकल, 4 आर्टिकल हैं जिनको आप याद रखेंगे, आर्टिकल 121, आर्टिकल 122, आर्टिकल 211 एंड आर्टिकल 212। अब ये तो प्रोविजन हमारे ये हैं। अब प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्ट के इश्यूज होने की बात हो रही है। कंटेम्प्ट का इश्यूज क्यों हो सकता है? हाई कोर्ट जजेस के ऊपर भी लगा है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर भी लगा है, तो शायद दोनों सेपरेटली कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। अब जगन साहब के ऊपर कंटेम्प्ट लगाने का जो इशू है, ये क्यों ऐसा लग रहा है कंटेम्प्ट लग सकता है? क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला आया था, जब कुछ दिन पहले प्रशांत भूषण ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया था। उस ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जगन साहब के जो एलिगेशंस हैं उसको लेकर कंटेम्प्ट लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पे ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो एक पैरेलल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कंटेम्प्ट की, अपने आप के सर्वाइवल के लिए, अपने आप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंटेम्प्ट का जो केस इनके ऊपर स्टैंड कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। वेल, यहां पे देखा जाए तो ये काफी अजीब सा मामला है। हालांकि प्रशांत भूषण के ऊपर जो कंटेम्प्ट केस लगा था वो कंटेम्प्ट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट में बोलता है विलफुल डिसोबीडियंस, मतलब आप जानबूझकर यदि आप जुडिशरी के ऑर्डर्स को नहीं मानते तो सिविल कंटेम्प्ट वहां पे लगता है। तो यहां पे ऐसा माना जाता है कि आप चीटिंग करते हो। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट यदि किसी के ऊपर लगता है, इसका मतलब यह है कि जुडिशरी को, किसी जज को वो स्कैंडलाइज कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि आपने गलत किया, आपके ऊपर चार्जेस लगा सकें। तो यहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट यदि लगता है तो यहां पे कहीं ना कहीं एक मामला ऐसा आता है कि सामने वाला सीधे आपको चैलेंज कर रहा है कि आई डोंट ट्रस्ट यू। तो यहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शो करो कि हमने गलत नहीं किया। लेकिन यहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ये भी काफी अजीब सा है कि सिविल कंटेम्प्ट वालों को पनिशमेंट यूजुअली नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट वालों को ज्यादा पनिशमेंट मिलता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो चैलेंज कर रहा है वो गलत हो सकता है, या जो बदमाशी कर रहा है, जो आपके ऑर्डर्स को नहीं मान रहा है, वो गलत हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा मामला है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहां पे सेंटर्स को क्या फायदा है? हालांकि सेंटर देखा जाए तो ऐसा रिमूवल प्रोसेस सेंटर इसको एक्सेप्ट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। लेकिन इन केस सेंटर की बात करें तो बेनिफिट किसको मिल रहा है? तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सेंटर को शायद बेनिफिट मिले, चूंकि यदि आंध्र प्रदेश में ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका एक इशू ये होगा कि सेंटर हो सकता है
यहां पर एक सीबीआई इंक्वायरी लगा दे। अब सीबीआई इंक्वायरी यदि नहीं भी लगाती तो इसको, ये जो सीबीआई इंक्वायरी की जो रिक्वेस्ट की गई है जगन साहब की, उसको यदि एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है। यदि ना तो एक्सेप्ट करती है ना ही रिजेक्ट करती है, इसको सिंपली पेंडिंग में डाल देती है। ना तो एक्सेप्ट करती है ना तो रिजेक्ट करती है, यदि पेंडिंग में डाल देती है, इसका मतलब यह है कि सेंटर के पास यह आ चुका है कि वो जज के ऊपर कभी भी इंक्वायरी बढ़ा सकती है, वो भी सीबीआई की। आने वाले कल में सीबीआई की इंक्वायरी बैठती है तो यहां पे एक कंडीशन बड़ी अजीब सी आती है कि चूंकि सेंटर की फ्रेंडली जुडिशरी इस समय इतनी है नहीं, तो यदि इन केस हो सकता है जज के ऊपर प्रेशर रहे, वीक जुडिशरी होगी, तो इसका एडवांटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ जजमेंट में मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है, किसी जज के ऊपर यदि आप सीबीआई इंक्वायरी बिठाने की पॉसिबिलिटी है और आप नहीं बिठा रखे हो, आपने ना रिजेक्ट किया है ना एक्सेप्ट किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कल में आप बिठा सकते हो। तो कई बार वहां पर जज के माइंड में एक फियर सा मेंटलिटी होगी, तो हो सकता है कुछ जगह आपको फेवरेबल जजमेंट देखने के लिए मिले। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं यहां पे सेंटर को विनिंग एज मिल रही है। जहां तक की बात करें स्टेट की, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि इनको हटाया जाएगा। यदि हटाया जाता तो डेफिनेटली दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, बट इन केस नहीं हटाया जाता तो डेफिनेटली सेंटर को यहां पे बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि रिटायरमेंट तक ये प्रूव नहीं होता तो कहीं ना कहीं जज प्रेशर में काम करेंगे। और ये बहुत ही वर्ड है डेमोसिलस स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर देम, तो इसका मतलब ये है कि एक स्वॉर्ड हैंग हो रही है उनके ऊपर, तो डर के कारण हो सकता है वो जजमेंट फेयर ना दें। तो वीक जुडिशरी हम वहां पे कह सकते हैं। हालांकि ऐसे वर्ड कहना बड़ा अजीब सा है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस वन थिंग, क्योंकि ऐसी जब इंक्वायरी बैठती है तो कहीं ना कहीं जज के ऊपर एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर इवॉल्व हो सकता है। दैट्स पॉसिबिलिटी। तो ये रहा मेरा डिस्कशन आज का। तो आपके ओपिनियन क्या है रिसेंट सिनारियोज के बारे में? आपने ओपिनियन जरूर दें कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें जुडिशरी क्या कर सकती है। क्या आपको लगता है कि यहां पर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ये जो चार्जेस हैं, एलिगेशंस हैं, वो प्रूव हो पाएंगे, या आपको क्या लगता है? आपके जो भी ओपिनियन है इसके बारे में जरूर आप थोड़ी बताएं। और यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, दोस्तों में शेयर करें जिससे वो भी अपने ओपिनियन यहां पे शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने ओपिनियन जरूर दें। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। आपने पिछले वीडियो में पूछा था कि क्या यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो अपने ओपिनियन इस वीडियो में जरूर दें और बताएं जरा आपकी क्या क्वेरीज हो सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।